जो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आपके सिलेबस के पहले जो 2 चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक चार्ज की हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, स्टैटिक चार्ज या रुके हुए चार्ज की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है और इसके अंदर हम स्टैटिक चार्ज को ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का आखिर मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी मटेरियल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है या उसको सेंस कर पाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। आपने अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के। जैसे आप कंघे से बाल बनाते हो तो बाल कंघे से अट्रैक्ट होने लग जाता है वापस, या फिर प्लास्टिक के स्केल को नायलॉन के कपड़े से रब करके जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। देखा होगा ये करके आपने। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होता है। या थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है आसमान के अंदर, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होता है। तो ये जो सारी फिनोमेना है जो आप डेली लाइफ के अंदर देखते हो, इनके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में आप बहुत सारी जगह ऑब्जर्व भी करते हो। या कई बार आपने देखा होगा कि हम प्लास्टिक की चेयर पे बैठे होते हैं और काफी देर उसके ऊपर इधर उधर खिसकने के बाद में फ्रिक्शन की वजह से हमारी बॉडी की चार्ज हो जाती है, और जब हम उठ के किसी लोहे के गेट को या हैंडल को टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, कई बार हल्का सा करंट सा आता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कितने टाइप के चार्ज होते हैं, तो नेचर में सिर्फ 2 ही टाइप के चार्ज होते हैं। एक टाइप का चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरे टाइप का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, प्रोटॉन्स के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो नेचर में कितने टाइप के चार्ज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स के ऊपर होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा। ठीक है, अच्छा इनका नाम ऐसा क्यों रखा पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही टाइप के चार्ज जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे पॉजिटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू ऐड करो, वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। उसी तरीके से एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज को कैंसिल कर रहा है, इसलिए इनका नाम रख दिया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इनका नाम ऐसा रखा हुआ है। ठीक है जी। अब एक चीज याद रखनी है कि सेम ही टाइप के चार्जेस को अगर आप पास पास लेके आओगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके बीच में आपको क्या दिखेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। जबकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि लाइक चार्जेस चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो वो भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस का मतलब है सेम टाइप के चार्ज, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बॉडी होती है ना वो, या कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक जो मटेरियल है नेचर में वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और हर एक जो एटम होता है उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। और अगर चार्ज बराबर होगा, इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, और इन पे चार्ज भी बराबर है। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर और टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बराबर होगा, और आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल चार्ज एटम के ऊपर कितना आएगा, 0। और एटम पे अगर 0 चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर एटम, तो जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे एटम से मिलकर बनते हैं। तो अगर एक एटम पे चार्ज 0 है तो सारे के सारे जितने भी एटम्स होंगे उस मटेरियल के अंदर, उन पे टोटल मिला के चार्ज कितना आएगा, 0। तो एक बात याद रखनी है कि नॉर्मल कंडीशन में कोई भी मटेरियल या कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके किसी एटम से बाहर निकाल देते हो तब उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। अब कौन सा चार्ज आएगा वो समझते हैं। मान लो ये किसी एटम का न्यूक्लियस है,
ये क्या है यहाँ पे, किसी एटम का न्यूक्लियस। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये मान लो न्यूट्रॉन्स है, और बाकी ये सब क्या है, मान लो प्रोटॉन्स हैं। इस तरीके से आपस में चिपके हुए हैं। अब इनके बाहर ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे इस तरीके से, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का टोटल मिला के चार्ज कितना हो गया, 10 प्रोटॉन पे चार्ज होगा प्लस 10 ई, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो उन पे चार्ज कितना होगा, -10 ई। टोटल मिला के 0 हुआ ना। तो शुरुआत में तो इस पे कोई चार्ज नहीं है एटम पे। अब मान लो कि आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी बाहर से, मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इसी की बात कर लेते हैं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हमने एनर्जी दी। अब जैसे एनर्जी मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसको क्या बोला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। अब ये जो एटम है इसके न्यूक्लियस में अभी भी कितने प्रोटॉन हैं, अभी भी इसके अंदर 10 ही प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। पहले इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का चार्ज बराबर था, आपस में कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज 0 बन रहा था। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन कितने हैं, 10 हैं। अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 9 प्रोटॉन के चार्ज को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन बच जाएगा अभी भी। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसलिए इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना ही एक तरह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसके ऊपर। पहले वो बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो नेगेटिव चार्ज कम होने से पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई मटेरियल या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कोई भी बॉडी या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। उल्टा हो जाएगा ना भाई, अगर मान लो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता तो इसके अंदर भाई 11 इलेक्ट्रॉन हो जाते, प्रोटॉन अभी भी 10 रहते, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से कौन सा चार्ज आता, फिर नेगेटिव चार्ज आता। तो एक सिंपल सा लॉजिक हम याद रखेंगे कि अगर किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना इजी होता है, एनर्जी देके निकालना, इसको देना, इधर उधर ट्रांसफर करना इजी होता है। तो अगर किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, और अगर किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे बॉडी से, और नेगेटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपको एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में पूछा जाए कि किसी भी बॉडी के चार्जिंग का रीजन क्या होता है, तो रीजन क्या बताओगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन ऑफ चार्जिंग अगर पूछा जाए ना, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये याद रखना है। इतनी बात क्लियर है, एकदम समझ में आया ये। ठीक, अब किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज का पता लगाना है तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद रखना है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलेंगे इसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। जैसे मान लो, पहले तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पहले वो देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है और ये मेटल स्फेयर, ये सब मेटल के बने होते हैं। ये वायर और ये जो छोटा सा स्फेयर है ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। फिर ये जो नीचे वाला सिरा है, यहाँ पे 2 गोल्ड की छोटी छोटी पत्तियां लटकी होती है, गोल्ड लीव्स बोलते हैं इनको। गोल्ड लीव्स यहाँ पे नीचे वाले सिरे पे हमने लगा रखे हैं। गोल्ड लीव्स का मतलब है गोल्ड की बिल्कुल पतली पतली 2 पत्तियां, उनको यहाँ पे लटका देते हैं। गोल्ड क्यों यूज किया, क्योंकि गोल्ड को जब हम पतला करते हैं हमें बिल्कुल पतली पतली हल्की यहाँ पे स्ट्रिप्स चाहिए थी मेटल की, तो गोल्ड को काफी पतला किया जा सकता है, वो टूटता नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पे गोल्ड यूज किया है। फिर ये ग्लास का जार है, इसके अंदर ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास में कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर आप उसको इसके पास में लेके आओगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पे।
अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है इन लीव्स के अंदर, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि ये कैसी बॉडी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो ये जो वायर है ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, कोई भी मेटल हो सकता है। और ये जो गोल्ड लीव्स है, गोल्ड भी एक मेटल होता है, तो ये पूरा मेटल वायर है और ये मेटल की बनी हुई लीव्स हैं। अब मेटल्स की एक खास बात होती है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही जो मेटल्स होते हैं उनके एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी कि वो फ्री हो पाए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह उस मटेरियल के अंदर रैंडमली घूमते रहते हैं। तो जो मेटल्स हैं उनकी खास बात क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये जो मेटल वायर है और ये जो गोल्ड की बनी हुई लीव्स हैं, इनके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे हैं इधर उधर। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली घूम रहे हैं उनको ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, रिपेल करना चालू कर देगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास में लेके आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे होंगे सब इससे रिपेल होंगे, और रिपेल होंगे तो एकदम दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर कहाँ तक चले जाएंगे, इस नीचे वाले सिरे पे आ जाएंगे। इन लीव्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों पत्तियों के ऊपर, दोनों लीव्स के ऊपर एक ही टाइप का चार्ज आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा इन लीव्स के ऊपर। अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे से दूर चली जाती है। इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्ज होना मतलब पहले से लटकी होती है फिर ये दूर हो जाती है। ऐसे अगर ये दूर हो रही है इसका मतलब ये जो बॉडी आप इसके पास में लेके आ रहे हो इंस्ट्रूमेंट के पास में, ये चार्ज है, ठीक है। एक चीज याद रखो कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर नीचे चले गए, तो ऊपर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। क्यों, क्योंकि इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। जिन एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और नीचे भाग के चले गए उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, और वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज नोड से अट्रैक्ट होगा तो वो ऊपर वाले सिरे पे रहेगा। ये वाला चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज ये दोनों मिला के टोटल चार्ज 0 ही है। लेकिन जब आप नेगेटिवली चार्ज रोड पास ला रहे हो तो दूर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और पास वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, इंड्यूस्ड चार्ज है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास में लाते तो क्या होता, अगर मैं इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी लेके आता तो उस कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो ऊपर आके इकट्ठा हो जाते, अट्रैक्ट होते उससे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम दूर वाले सिरे पे यहाँ पे चला जाता नीचे इन लीव्स के ऊपर। और क्योंकि दोनों लीव्स के ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आता तो अभी भी ये क्या होती, एक दूसरे से रिपेल ही होती। तो रिपल्शन इस चीज का इंडिकेशन है, लीव्स के बीच में रिपल्शन, कि यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी इसके पास में लाई जा रही है। अगर आप कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आओगे तब आपको कोई भी रिपल्शन या कोई भी मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज रोड यहाँ पे लेके आओगे तब आपको यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा दोनों लीव्स के अंदर। तो हम समझ जाएंगे कि ये बॉडी कैसी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। आया समझ में। तो इससे ये नहीं पता चलता कि कौन से टाइप का चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि जब आप नेगेटिवली चार्ज रोड लाओगे तब भी ये रिपेल होंगे और पॉजिटिवली चार्ज रोड लाओगे तब भी ये रिपेल हो रही होंगी। तो चार्ज का नेचर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से टाइप का चार्ज है, बस ये पता चलेगा कि चार्ज है या नहीं है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे, ये नाम आपको याद रखना है, इसकी वर्किंग वगैरह नहीं पूछते हैं, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है चार्ज के बारे में कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, ठीक है। अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट कर लेगा जहां पे कोई भी दूसरा चार्ज लेके आओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, तो उस कंडीशन में मूविंग चार्ज
एक करंट भी प्रोड्यूस करने लग जाता है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। याद रखना है, स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको ईएम वेव्स भी बोल सकते हो शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीन चीजें प्रोड्यूस करने लग जाएगा। कौन कौन सी तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीन चीजें प्रोड्यूस करेगा। कौन सा चार्ज, जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब ये तीन चीजें प्रोड्यूस होंगी, याद रखना है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और याद रखो, अगर कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर किसको बोलते हैं, जितनी भी मेटल्स होते हैं उनको कंडक्टर्स बोला जाता है, क्योंकि उनमें चार्ज कंडक्ट हो सकता है या चार्ज फ्लो हो सकता है। जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर आप किसी भी मेटल को या किसी भी कंडक्टर को चार्ज करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। जो भी चार्ज दिया है ना उसको, वो हमेशा कहाँ चला जाएगा, रिपेल होके एक दूसरे से आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अंदर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर रहेगा तो रिपेल होगा एक दूसरे से। और जो कंडक्टर्स हैं उनकी खास बात क्या होती है, इनमें चार्ज फ्लो हो सकता है, तो ये फ्लो होके एक दूसरे से दूर चला जाएगा। कितनी दूर जा सकता है, मैक्सिमम सरफेस तक जा सकता है। तो याद रखना है कि किसी भी मेटल बॉडी को या किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक चीज और याद रखो कि अगर कंडक्टर की शेप यूनिफॉर्म है, जैसे ये स्फेरिकल मैंने सरफेस ली है तो चारों तरफ से देखने पे एक जैसा ही दिखेगा, तो अगर कंडक्टर की शेप यूनिफॉर्म है तो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जैसे कि स्फेयर हो गया, जैसे एक प्लेन शीट हो गई, उसको चार्ज करोगे तो उस पर भी चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह बराबर सा चार्ज आपको दिखाई देगा। तो ये जो स्फेयर है इसकी सरफेस पे हर एक जगह पे क्या होगा, चार्ज की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, हर जगह चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, मान लो ऐसा है, अब यहां से नुकीला है, यहां से फ्लैट है, यहाँ थोड़ा राउंड है ना, इस तरीके का है, तो फिर अलग अलग जगह पे चार्ज की डेंसिटी अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे इकट्ठा होगा, जहां पे ये पॉइंटेड एजेस होंगे ना, जहां पे ये नुकीला सिरा होगा, कंडक्टर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जहां पे सबसे कम होगी वहां पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो मैं इस पॉइंट से पास होने वाला एक छोटा सा स्फेयर एज्यूम करूंगा सरफेस को टच करता हुआ, और इस स्फेयर की जो रेडियस आएगी उसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मुझे इस पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है तो यहाँ पे सरफेस को टच करते हुए हमको क्या करना है, एक स्फेयर ड्रॉ करना है इस तरीके से, और इस स्फेयर की जो रेडियस आएगी वही क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगी वहां पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। याद रखने वाला पॉइंट है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे चार्ज सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे चार्ज कम इकट्ठा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जो पॉइंटेड एजेस होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं किसी भी कंडक्टर के, वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आया समझ में, आसान है एकदम। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बताई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं नेचर के अंदर उनको हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जितने भी मटेरियल्स है ना नेचर के अंदर उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें हमेशा चार्ज या करंट फ्लो हो सकता है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर्स की, जैसे प्लास्टिक, वुड वगैरह, ये सब क्या है, इंसुलेटर जिनमें कभी भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता। और तीसरी कैटेगरी क्या है, सेमीकंडक्टर, जिनमें चार्ज फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ये जो तीनों कैटेगरी हैं उनके एग्जाम्पल देखो।
जैसे कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या है, जितनी भी मेटल्स होती हैं, अर्थ भी एक कंडक्टर होती है, ह्यूमन बॉडी होती है अपनी, वो भी एक कंडक्टर होती है। ये सब कंडक्टर्स होते हैं जिनमें चार्ज या करंट फ्लो हो सकता है। हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इसका मतलब हमारी बॉडी से चार्ज फ्लो हो सकता है, तभी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अगर हम इंसुलेटर होते, हमारी बॉडी अगर इंसुलेटर होती तो हमें करंट नहीं लगता। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स हैं या अर्थ है या ह्यूमन बॉडी है, अपनी जो बॉडी होती है ना, वो भी क्या होती है, वो भी एक कंडक्टर होती है, याद रखना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। इंसुलेटर की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक या नायलॉन हो गया, ग्लास हो गया, है ना, सिरेमिक हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आता है, इंसुलेटर। इनमें कभी भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे। मतलब इनमें कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी होगी और इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी भी होगी। अब चार्ज फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप इनको देखोगे, सिलिकॉन को या जर्मेनियम को, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पे या ज़्यादा टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह काम करने लग जाते हैं, है ना, इस तरीके से। और जितने भी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट आपने ऐसे देखे होंगे, छोटी छोटी आईसी वगैरह होती है, चिप वगैरह होती है, तो उनके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही लगे होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम 3 कैटेगरीज में इन मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं।